नमस्कार विद्यार्थियों। हम यहाँ पर हिंदी का जो एक उपन्यास है जो पढ़ रहे हैं, जो कि भैरव प्रसाद गुप्त के द्वारा लिखा गया है, जिसका नाम है गंगा मैया। गंगा मैया उपन्यास उस समय के जो रीति रिवाज थे हमारे देश में, जो कुछ कुरिवाज है, उसको दिखाता हुआ उसे व्यक्त करता हुआ एक उपन्यास है। इस उपन्यास में गोपी चंद, माणिक चंद, ये दो भाई हैं। और इनमें से जो माणिक चंद है उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसकी जो पत्नी है, जो कि छोटे भाई गोपी चंद की भाभी, विधवा भाभी है, उसी के जीवन के और उसने जो संघर्ष किए उसके बारे में ये पूरा जो उपन्यास है वो हमें बताता है। तो शुरू में ये दोनों भाई गांव के बड़े पहलवान हैं, गोपी चंद और माणिक चंद। उनके पिताजी को 2 बैलों की खेती है, तो वो अपना सारा धन अपने दोनों बेटों पर लुटाता है। उसका शरीर अच्छा हो, इसलिए वो दोनों पूरा का पूरा दिन अखाड़े में बिताते हैं। फिर उनकी कुश्ती जवार के एक नामी पहलवान, जो कि अब बूढ़ा हो चुका था, जिसका नाम था जोखू पहलवान। तो गोपीचंद और जोखू पहलवान ये दोनों अखाड़े में उतरते हैं। वहाँ पर गलती से गोपीचंद के द्वारा जोखू पहलवान की जान चली जाती है। उस दिन से जोखू के गांव वाले जो थे वो गोपी, माणिकचंद और उसके गांव वालों के जानलेवा दुश्मन हो जाते हैं। फिर जब इन दोनों भाइयों की शादी होती है, उसका सुखी संसार होता है। मुश्किल से अभी उसके 6 महीने बीते थे कि जब माणिकचंद सत्यनारायण की कथा का जो सामान लेने कस्बे में गया था, शहर में गया था। वहाँ से लौटते वक्त रात को जोखू के गांव वाले तो उस पर हमला कर देते हैं और उसकी जान चली जाती है। बदले के प्रतिशोध में गोपी अपने साथ लठेतों को, अपने पहलवानों को लेकर जोखू के गांव वालों से लड़ाई करता है, और इस वजह से गोपी चंद को भी जेल हो जाती है 5 सालों के लिए। तो इधर माणिक चंद मर गया, उसकी पत्नी जो कि गोपी चंद की भाभी है वो विधवा हो गई। गोपी चंद की जो पत्नी थी उसके मन में ऐसा शूल उठा कि वो कभी मिटा ही नहीं, और उस दर्द ने, उस शूल ने, उस बीमारी ने उसकी जान ले ली। तो इस प्रकार गोपी की पत्नी भी मर गई। इधर गोपी चंद जो है वो बनारस जिला जेल चला जाता है। वहाँ पर जवार के जो घाघरा नदी के किनारे पर रहने वाला एक पहलवान है, जिसका नाम है मटरू, जो कि हमारे इस उपन्यास का नायक भी है। वो उससे उसकी वहाँ पर मुलाकात होती है। मटरू पहलवान घाघरा के किनारे पर अपनी झोपड़ी बांध कर रहता था, और गंगा किनारे की जो ज़मीन थी उस पर खेती करता था, और साथ में दूसरे किसानों से भी कहता था कि ये तो गंगा मैया की धरती है, यहाँ कोई भी खेती कर सकता है, ठाकुरों को, जमींदारों को लगान देने की कोई ज़रूरत नहीं। इस पर जमींदार उस पर बिगड़ते हैं और उस पर झूठा डकैती का झूठा मुकदमा चलवाते हैं और मटरू पहलवान को हवालात भेज देते हैं। तो बनारस जिला जेल में इस प्रकार इन दोनों की यहाँ पर मुलाकात होती है। शुरू में जेल जाते ही, जिला जेल में जाते ही मटरू पहलवान को जो सांस की बीमारी थी, उसे किसी ने पान में कुछ डालकर खिला दिया था। तो ये जो बीमारी थी वो वहाँ जाकर फिर से उखड़ी, और शुरू में तो किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो कोई कामकाज करने के लायक ना रहा तो उसे अस्पताल भेज दिया गया। वहाँ पर उसका जो बिस्तर था वो बिल्कुल ही
ठीक गोपी चंद की बगल में ही था। तो इस प्रकार इन दोनों की मुलाकात हुई। वहाँ पर डॉक्टर किसी दिन आता, किसी दिन न आता। विशेषकर कंपाउंडर ही सब कुछ वहाँ पर जो करता धरता था वो कंपाउंडर ही था। वो बड़ा ही नेक आदमी था। उसकी सेवा शुश्रूषा से मरीज़ आधे अच्छे हो जाते थे। फिर यहाँ खाना भी बहुत अच्छा मिलता था, थोड़ा दूध भी मिल जाता था, मशक्क़त से छुटकारा भी मिल जाता था। तो जेल में तो काम भी करना पड़ता था, पत्थर तोड़ने पड़ते थे, यहाँ पर तो और कुछ करना नहीं पड़ता था। यही सुविधा प्राप्त करने के लिए बहुत से तंदुरुस्त कैदी भी अस्पताल में पड़े रहते थे, कोई बीमारी न होने के बावजूद। इसके लिए डॉक्टर की और जो वार्डर था वहाँ पर उसकी मुट्ठी थोड़ी गरम करनी पड़ती थी। जाहिर है कि ऐसा खुशहाल कैदी ही कर सकते थे। तो एक हफ्ते तक मटरू बेहाल पड़ा रहा। वह सूखी खांसी खांसता और पीड़ा के मारे आह आह ऐसा किया करता। तो उसका जो बलगम सूख गया था। कंपाउंडर बड़ी रात गए तक उसके सीने और पीठ पर दवा की मालिश करता। वह अपनी छुट्टी की परवाह न करता, वो उसकी सेवा करता रहता था। कई इंजेक्शन लगने के बाद जब कफ कुछ ढीला हुआ तो मटरू को कुछ आराम मिला। अब वह घंटों सोया पड़ा रहता। सोए सोए ही कभी कभी वह माँ माँ ऐसा चीखता, उठकर बैठ जाता और चारों ओर आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगता था। वो यहाँ पर अपनी गंगा मैया को याद करता रहता था। उसे लगता था कि मैं अपनी गंगा मैया की गोद में सोया हुआ हूँ, उसके किनारे पर। तो एकदम से उठ खड़ा होता और माँ माँ ऐसे बोलने लगता था। एक दिन ऐसे ही मौके पर गोपी ने पूछा कि माँ तुम्हें बहुत याद आती है? तो मटरू ने कहा कि हाँ। उसने दूर देखते हुए ये जवाब दिया, वह रात दिन मुझे पुकारा करती है। जब तक मैं उसके पास न पहुंच जाऊंगा तब तक मुझे चैन न मिलेगा। जब तक उसका पानी और हवा मुझे न मिलेगी मैं निरोगी न होऊंगा। तो ये पानी हवा ऐसी बात सुनकर गोपी अचकचा कर गोपी ने कहा कि माँ से पानी हवा का क्या मतलब? तुम कहाँ के रहने वाले हो? मटरू ने जरा मुस्कुरा कर पूछा। मटरू से पहलवान का नाम नहीं सुना है? उसकी माँ गंगा मैया है। यह बात कौन नहीं जानता? तो गोपी ने एकदम से बोला कि मटरू उस्ताद। आंखें फाड़ कर वो देखता रह गया और ऐसे उसके पैरों में गिर गया, पा लगी, मैं गोपी हूँ भैया, भला मुझे तुम क्या जानते होगे? मटरू ने कहा कि जानता हूँ गोपी, मैं सब जानता हूँ। मैं उस दंगल में भी शामिल था और फिर जो वारदात हो गई थी उसके बारे में भी सुना था। क्या बताऊँ, कोई किसी का बल नहीं देख पाता। जब किसी तरह कोई पार नहीं पाता तो कमीनेपन पर उतर आता है। तुम्हारे भाई की वह हालत हुई, तुम्हें जेल में डाल दिया गया, तो मेरा भी तो तुमने सुना ही होगा। मैं भी पहलवान था, किसी ने पान में कुछ डालकर मुझे बीमार बना दिया। तो और फिर कमीने से और कुछ करते न बना तो जाने क्या लिखा दिया, सांस ही क्या खिला दिया, तो सांस ही उखड़ गई, शरीर मिट्टी हो गया। देख रहे हो ना कैसे बीमार यहाँ पर बिस्तर पर पड़ा हूँ मैं। हाँ, सो तो आँखों के सामने है, ऐसे दुखपूर्ण स्वर में गोपी ने कहा। फिर यहाँ कैसे आना हुआ भैया? मटरू हंस पड़ा, बोला, वही जमींदारों से मेरी वह जिंदगी भी न देखी गई, डाके में फांस कर यहाँ पर भेज दिया। ऐसा कहकर वह पूरी कहानी उसने अपनी सुना दी और अंत में बोला
कि क्या बताऊँ। सब सह सकता हूँ, लेकिन गंगा मैया का जो वियोग है, जो बिछोह है, वो नहीं सहा जाता। आँखों के सामने जब तक वह धारा नहीं रहती, मुझे चैन नहीं मिलता। कुछ करने को उत्साह नहीं रहता। वह हवा, वह पानी, वह मिट्टी, वो यहाँ पर कहाँ मिलने की है सब कुछ। जब से बिछड़ा हूँ भरपेट पानी नहीं पिया, और रुचता ही नहीं यहाँ का पानी। भैया क्या करूँ, जाने कैसे कटेंगे 3 साल। तो मटरू को यहाँ पर 3 सालों के लिए रहना है, और जो गोपी है उसे 5 सालों के लिए। तो गोपी कहता है कि मुझे तो 5 साल काटने हैं भैया। मर्द के लिए कहीं भी वक्त काटना मुश्किल नहीं, लेकिन दिल में एक पीर लिए कोई कैसा वक्त काटे। मुझे अपनी जो विधवा भाभी है, उस भाभी का ख्याल है, वो खाए जाता है। और तुम्हें अपनी मैया गंगा मैया का एक न एक दुख सबके पीछे लगा रहता है। फिर भी वक्त तो कटेगा ही, चाहे दुख से कटे चाहे सुख से। अब तो हम एक जगह के 2 आदमी हो गए, दुख सुख की कहकर सुनकर मज़े से काट लेंगे। सुना था तुमने शादी कर ली थी। हाँ, अब तो 3 बाल गोपाल भी घर आ गए हैं, मटरू ने कहा। बड़े मज़े से ज़िंदगी कट रही थी भैया। हर साल 50-100 बीघा जोत बो लेता था। जो गंगा किनारे जो ज़मीन थी वहाँ पर गंगा मैया इतना दे देती थी कि खाए ख़त्म न हो। लेकिन ज़मींदारों से यह देखा न गया। गंगा मैया की धरती पर भी उन्होंने अनाचार करना शुरू कर दिया। अन्याय देखा न गया भैया। मर्द होकर माँ की छाती पर मूंग दलते देखूं, यह कैसे हो सकता है। तो गोपी ने कहा कि तुमने जो किया ना भैया, वो ठीक ही किया। ये ज़मींदार इतने हरामी होते हैं कि किसान का ज़रा भी सुख इनसे देखा नहीं जाता। तुम्हें वहाँ से हटाकर अब मनमानी करेंगे। लोभी किसानों ने जो तुम्हारे रहने पर न किया, उनसे वे अब सब करा लेंगे। तुम्हारा कोई साथी तो वहाँ होगा नहीं जो रोकथाम करे। तो मटरू ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा एक साला है वहाँ पर, मगर उसमें वह हिम्मत नहीं है। फिर भी वह चुपचाप न बैठेगा। थोड़े दिन की मेरी शागिर्दी जो मेरे साथ रहा था, उसका असर उस पर कुछ न कुछ तो पड़ा ही होगा, भी देखना है। तो वह तुमसे मिलने आएगा ना, तो पूछना। तो इस प्रकार धीरे धीरे मटरू और गोपी का संबंध है वो गहरा होने लगा। दोनों के समान स्वभाव, एक समान दुख और समान जीवन ने उन्हें अंतरंग बना दिया, यानी एक दूसरे के खास बना दिए। तो अंतरंग सखा होते हैं, मित्र होते हैं, जो तुम्हारे अजीज़ हो, जो तुम्हारे हृदय के, तुम्हारे दिल के एकदम पास हो। ऐसे मित्र को अंतरंग कहते हैं। तो ये दोनों इस प्रकार अंतरंग हो गए। उनका जीवन अब एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के सहारे में कुछ मज़े में कटने लगा। तो दोनों एक ही बैरक में थे, यानी एक ही जेल में रहते थे। जहाँ तक काम का संबंध था, उनमें किसी को कोई शिकायत न थी, इसलिए किसी अधिकारी को उन्हें छेड़ने की ज़रूरत न थी। मटरू की जो गंगा मैया है वो जेल भर में मशहूर हो गई। उन्हें छोटे बड़े जो सब बहुत ही अधिक धार्मिक आदमी समझते, और सब मिलते तो उसे कहते हैं कि जय गंगा मैया, ऐसा कहकर उसके सामने जुहार करते। एक तरह की ज़िंदगी उन दीवारों के अंदर भी पैदा हो गई। हंसी, दिल लगी, लड़ना झगड़ना, ईर्ष्या, द्वेष, रोना गाना, यहाँ भी तो वैसा ही चलता है जैसा बाहर। तो कब तक कोई वहाँ के समाजी जीवन से कटा हटा अलग अकेले पड़ा रहे। सैकड़ों के साथ सुख दुख में घुल मिल कर रहने में भी तो आदमी को एक संतोष मिल जाता है। अब मटरू और गोपी के बीच कभी कभी
जेल के बाहर भी साथ ही रहने सहने की बात उठ पड़ती कि हम जब यहाँ से निकलेंगे तो इतने गहरे दोस्त हो गए थे कि उन दोनों ने तय कर लिया कि यहाँ से बाहर जाकर भी हम साथ ही रहेंगे। तो दोनों में इतनी घनिष्ठता हो गई थी कि जुदाई का ख्याल करके भी वे दोनों बेचैन हो उठते। मटरू कहता कि जेल से छूटकर तुम भी मेरे साथ रहे तो कैसा? गंगा मैया के पानी, हवा और मिट्टी का चस्का तुम्हें एक बार लग जाए तो फिर मेरे भगाने पर भी तुम न जाओगे। फिर मुझे तुम्हारे जैसा एक साथी की भी तो ज़रूरत है। जमींदार अब जोर ज़बरदस्ती पर उतर आए होंगे। न जाने मुझे वहाँ से हटाने के बाद उन्होंने क्या क्या किया हो। लौटने पर फिर वे मुझसे भिड़ेंगे तो अब उनका मुकाबला करना है। जवार के किसान इस समय के दौरान फूट गए होंगे तो फिर वो मेरा साथ भी तो न देंगे। मैं चाहता हूँ कि गंगा मैया की छाती पर मेड़े न खींचे। मेड़े खींचना असंभव भी है क्योंकि गंगा मैया की धारा हर साल सब कुछ बराबर कर देती है। कोई निशान वहाँ कायम नहीं रह सकता है। मैया के ज़मीन छोड़ने पर जो जितनी चाहे जोते और बोए। ज़मीन की कोई वहाँ पर कोई कमी नहीं होगी। जोतने वालों की कमी भले ही हो जाए, वहाँ सबका बराबर अधिकार रहे। ज़मींदार उसे हड़प कर वहाँ अपनी जिम्मेदारी कायम करने में के लिए और लगान वसूल करना चाहते हैं, और वही बात मुझे पसंद नहीं है। गंगा मैया भी क्या किसी की जिम्मेदारी में है गोपी? तो मटरू पहलवान गोपी को कहता है कि तुम्हें मेरे साथ ही रहना चाहिए और मुझे भी तो तुम्हारे जैसा पहलवान की ज़रूरत है। मेरे पीछे न जाने वहाँ क्या हुआ होगा। उन किसानों ने भी आत्मसमर्पण कर दिया होगा तो जमींदार अब अपनी मनमानी करता होगा। जब मैं वापस जाऊंगा तो वह चुप तो बैठेगा नहीं, फिर से मुझसे भिड़ेगा। तो वैसे भी मैं देख कैसे लेता? ये तो गंगा मैया की ज़मीन है, वहाँ पर कोई लगान वसूल करने आए, कोई उस पर अपना मालिकाना हक जमाए तो ये तो हो नहीं सकता। वो तो गंगा मैया की ज़मीन है। वो जब बारिश का समय होता है तब गंगा मैया में जो उफान उठते हैं उसमें वो सारी ज़मीन जिस पर हम खेती करते हैं वो भी डूब जाती है। जब गंगा मैया का प्रवाह कम हो जाए, जब मैया उसे छोड़ दे, तभी वहाँ पर हम खेती कर सकते हैं। और खेती के लिए इतनी ज़मीन है कि वहाँ पर खेती करने वाले लोग कम पड़ जाए। तो गोपी से इस प्रकार वो पूछता है कि मैं ठीक ही कर रहा हूँ ना? कोई गंगा मैया के ऊपर थोड़ी किसी की ज़मींदारी चलेगी। तो गोपी कहता है कि नहीं भैया, यह तो सरासर उनका अन्याय है। ऐसा करके तो एक दिन वे यह भी कह सकते हैं कि गंगा मैया का पानी भी उनका है, जो पीना और नहाना चाहे कर चुकाए। हाँ, सुनने में तो यह भी आया था कि घाट को वे ठेके पर उठाना चाहते हैं। कहते हैं घाट उनकी ज़मीन पर है, वहाँ से जो उस पार जाना चाहता हो, जो पार उतराई, जो कुछ भी वहाँ पर खेवा मिलता है उसमें भी उसका ही हक है, ऐसा मैंने सुना है। मेरे रहते तो वहाँ किसी की हिम्मत ऐसा करने की नहीं हुई। अब मेरे पीछे जाने उन्होंने क्या क्या किया हो। सो भैया, वहाँ अपना एक मोर्चा बनाकर इस अन्याय का मुकाबला करना ही पड़ेगा। अगर तुम मेरे साथ रहो तो मेरा बल दुगना हो जाएगा। तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें तो मालूम है कि घर में मैं ही अकेला बच गया हूँ। बड़े भैया थे, वो तो चले गए, और मेरे पिताजी हैं, उनको भी गठिया ने अपाहिज बना दिया है। उनको जोड़ों का दर्द है। बूढ़ी माँ और विधवा भाभी का भार भी मेरे ही सिर पर है। ऐसे में घर कैसे छोड़ा जा सकता है? हाँ, कभी कभार तुम्हें 150 लाठी की ज़रूरत हुई तो ज़रूर मदद करूँगा, यानी लठेतों को लेकर मैं आ जाऊँगा। तुम्हारे इत्तला देने भर की देरी रहेगी। तुम जैसे ही वहाँ पर
मुझे समाचार भेजोगे, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। तो यूँ 2-4 दिन ठहर कर गंगा मैया का जल सेवन जरूर साल में 2-4 बार करूँगा। तुम भी आते जाते रहना, यूँ सर समाचार तो बराबर मिलता ही रहेगा। तो मटरू इस पर उदास हो जाता है। वह सचमुच गोपी पर जान देने लगा था, लेकिन उसने घर की ऐसी परिस्थिति जानकर भी वह कैसे अपनी बात पर जोर देता। वह कहता है, अच्छा जैसे भी हो हमारी दोस्ती कायम रहे, इसकी हमें बराबर कोशिश करनी चाहिए, हमारी दोस्ती कभी टूटने न पाए। तो इस प्रकार बनारस जिला जेल में गोपी और मटरू पहलवान इन दोनों की मुलाकात हुई और वहाँ पर उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि अब वो हवालात से जेल से छूटने के बाद भी एक दूसरे के इसी प्रकार दोस्त रहने वाले हैं।